इतिहास के पन्नों को जब हम 16वीं शताब्दी के भारत की ओर पलटते हैं तो हमें एक ऐसा दृश्य दिखता है जहां राजपूताना की शौर्य गाथाएं धुंधली पड़ रही थी। दिल्ली की गद्दी पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का कब्जा था, जिसकी कूटनीति और विशाल सेना के सामने एक एक करके भारत के अजेय दुर्ग झुक रहे थे। आमेर से लेकर मारवाड़ तक समझौतों की चादर ओढ़ी जा रही थी। लेकिन अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा राज्य था जिसे ना तो मुगलों का धन लुभा सका और न ही उनकी मौत का खौफ दिगा सका। यह अध्याय केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि उस अदम्य साहस की दास्तान है जिसने एक साम्राज्य के खिलाफ अकेले खड़े होने की हिम्मत दिखाई। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति और सिसोदिया वंश का स्वाभिमान अकबर की विस्तारवादी नीति के बीच सबसे बड़ा कांटा बन गया था। यहाँ दर्शकों को ये समझना होगा कि प्रताप का संघर्ष केवल जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए था, जिसने आने वाली पीढ़ियों को स्वराज का पहला पाठ पढ़ाया। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में जब प्रताप का जन्म हुआ, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बालक भविष्य में हिंदुआ सूरज कहलाएगा। माता जयवंताबाई ने प्रताप के मन में बचपन से ही रामायण और महाभारत के आदर्शों को बोया। उनका बचपन महलों की विलासिता में नहीं, बल्कि अरावली की कंदराओं और भील आदिवासियों के बीच बीता, जहां उन्हें प्यार से कीका पुकारा जाता था। यही वो समय था जब प्रताप ने छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला युद्ध की बारीकियों को समझा और ये सीखा कि एक राजा अपनी प्रजा के करीब रहकर ही अजेय बन सकता है। भीलों के साथ उनका नाता इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी सेना का मुख्य स्तंभ इन्हीं वनवासियों को बनाया। इस अध्याय में हम प्रताप के उस कठोर प्रशिक्षण को उजागर करेंगे, जहां उन्होंने न केवल तलवार चलाना सीखा, बल्कि विषम परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की वो कला सीखी जो बाद में मुगलों के खिलाफ उनके सबसे बड़े हथियार के रूप में उभरी। उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद मेवाड़ एक गंभीर संकट के मुहाने पर खड़ा था। पारिवारिक षड्यंत्र और सौतेले भाई जगमाल की महत्वाकांक्षा ने राज्य को भीतर से खोखला करने की कोशिश की। लेकिन मेवाड़ के सामंतों और जनता को पता था कि इस संकट की घड़ी में केवल प्रताप ही नेतृत्व कर सकते हैं। गोगुंदा की पहाड़ियों में एक सादे समारोह में प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन ये ताज फूलों का नहीं, बल्कि जलते हुए अंगारों का था। एक तरफ विशाल सेना थी, दूसरी तरफ छिन्न भिन्न होता राजपूताना। इसी दौरान प्रताप ने वो ऐतिहासिक प्रतिज्ञा ली जिसने उन्हें एक सामान्य राजा से महापुरुष बना दिया। उन्होंने महलों का सुख त्याग दिया, पत्तलों पर खाना शुरू किया और घास की रोटियां तक खाने की कसम खाई, जब तक कि चित्तौड़ वापस न मिल जाए। ये अध्याय दर्शकों को उस मानसिक मजबूती से रूबरू कराएगा जहां एक व्यक्ति अपने सिद्धांतों के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुल्तान को चुनौती देने का साहस जुटाता है। अकबर एक बुद्धिमान शासक था। वो जानता था कि प्रताप को बल से जीतना मुश्किल है, इसलिए उसने कूटनीति का सहारा लिया। एक के बाद एक 4 शिष्टमंडल जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल मेवाड़ भेजे गए ताकि प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाया जा सके। इस भाग में हम उन संवादों का चित्रण करेंगे जहां मानसिंह और प्रताप के बीच का वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आता है। जब मानसिंह मेवाड़ आए तो प्रताप ने उनके साथ भोजन करने से मना कर दिया, जो सीधे तौर पर मुगलों की गुलामी करने वालों को एक कड़ा संदेश था। इस अपमान ने अकबर को क्रोधित कर दिया और यहीं से हल्दी घाटी की नींव पड़ी। ये हिस्सा दर्शकों को ये दिखाएगा कि कैसे राजनीति के शतरंज पर मोहरे बिछाए जा रहे थे और कैसे मेवाड़ का स्वाभिमान दिल्ली के अहंकार से टकराने के लिए तैयार हो रहा था। 18 जून 1576 की वो सुबह, जब सूरज की पहली किरण ने हल्दी घाटी की पीली मिट्टी को छुआ, तो वो मिट्टी लाल होने के लिए बेताब थी। ये इतिहास का सबसे भीषण और असमान युद्ध था। एक तरफ हजारों की संख्या में मुगल सेना, दूसरी तरफ मुट्ठी भर मेवाड़ी शूरवीर। नरेशन में यहाँ युद्ध के हर एक क्षण का वर्णन होगा। हकीम खान सूरी का नेतृत्व, भाला फेंकने की कला और प्रताप का अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मान सिंह के हाथी पर प्रहार करना। चेतक का वो अविश्वसनीय पराक्रम, जब उसने कटे हुए पैर के साथ 26 फीट का नाला पार किया, दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि भले ही तकनीकी रूप से ये युद्ध अनिर्णायक रहा हो, लेकिन नैतिक रूप से ये प्रताप की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि अकबर का प्रताप को बंदी बनाने का सपना चकनाचूर हो गया था। हल्दी घाटी के बाद का समय प्रताप के जीवन का सबसे कठिन काल था।
वे सपरिवार जंगलों में भटकते रहे। मुगलों की चौकियां उन्हें ढूंढ रही थीं, और कभी-कभी तो बच्चों को खाने के लिए घास की रोटियां भी नसीब नहीं होती थीं। इसी दौरान पीथल और पाथल जैसी कविताओं के माध्यम से उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाया जाएगा। जब मुगलों ने सोचा कि अब प्रताप टूट जाएंगे, तभी दानवीर भामा शाह का प्रवेश होता है। भामा शाह ने अपनी जीवन भर की कमाई प्रताप के चरणों में रख दी, जिससे 25,000 सैनिकों का 12 साल तक का खर्च उठाया जा सके। ये अध्याय त्याग और समर्पण की वो मिसाल है जो सिखाती है कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। यहाँ हम प्रताप के उस अटूट विश्वास को देखेंगे जिसने उन्हें हार के मुहाने से वापस खींच लिया। अक्सर लोग हल्दी घाटी को ही अंतिम युद्ध मानते हैं, लेकिन असली विजय दिबेर में मिली थी। 1582 में विजयदशमी के दिन प्रताप ने मुगलों की चौकियों पर भीषण हमला किया। ये अध्याय प्रताप की सैन्य रणनीति का चरम बिंदु है। सुल्तान खान, अकबर का सेनापति, को प्रताप ने अपने भाले के एक ही प्रहार से घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया था। इस दृश्य का वर्णन दर्शकों को उनके शारीरिक और मानसिक बल का आभास कराएगा। दिवेर की जीत के बाद मुगलों के पैर मेवाड़ से उखड़ने लगे और एक के बाद एक 36 मुगल ठिकाने प्रताप के अधिकार में आ गए। ये भाग इस बात का प्रमाण है कि स्वतंत्रता केवल लड़ने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही प्रहार करने से मिलती है। जीवन के अंतिम वर्षों में प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और कला, संस्कृति एवं कृषि को पुनर्जीवित किया। उन्होंने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया था। जनवरी 1597 में एक शिकार के दौरान लगी गंभीर चोट के कारण मेवाड़ का ये शेर हमेशा के लिए सो गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला क्षण वो था जब उनकी मृत्यु की खबर अकबर तक पहुंची। अकबर, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, वो भी प्रताप के चरित्र की पवित्रता और स्वाभिमान को याद करके रो पड़ा। इस अध्याय में हम अकबर के दरबार के कवि दुरसा आढ़ा की उन पंक्तियों को शामिल करेंगे जिन्होंने दुश्मन के सामने ही प्रताप की महानता का गान किया था। ये वियतनाम के युद्ध से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक प्रताप की छापामार नीति ने अनगिनत क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हों या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्रताप का स्वाभिमान हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है। ये निष्कर्ष भाग दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि जीत केवल सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने मूल्यों पर अडिग रहना ही असली विजय है।